सखी के साथ जो हुआ है मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर पहले 7 या 10 घंटों में हमने सस्पेक्ट को नहीं पकड़ा। उम्र क्या है लड़के की? कोई 12 साल का होगा। सुधरोगे नहीं तुम लोग। पहले खुद गलत करते हो, बाद में रोते हो। तुम दोनों को किसी टॉप क्लब में डालना होगा। मेरे लड़के ना जब माँ की गोद में थे ना, वहाँ से उठा के मैंने ट्रेनिंग दी उनको। मैंने भी अपनी बिल्ली को वायलिन बजाने की ट्रेनिंग दी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इंडियाज़ गॉट। नमस्कार राजेश जी, मैं गौरव इंद्रधनुष थिएटर ग्रुप की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू गौरव, थैंक यू। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ग्रुप को और आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। और मैं समझ सकता हूं कि आजकल काफी इंटरव्यूज ही चल रहे होंगे, उस बीच आपने एग्री किया कि आप अपने कुछ व्यू पॉइंट्स एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। दिस मीन्स अ लॉट फॉर अस। अरे मैं आपसे जी जी, थैंक यू सो मच। मैंने आपके कुछ पुराने इंटरव्यूज भी देखे और आपकी कुछ पुराने आप कह सकते हैं स्टेटमेंट्स भी सुने, तो मैं कुछ उसी से शुरुआत करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा। सिद्धि के पीछे भागो, प्रसिद्धि अपने आप मिल जाती है। एंड आपने जैसे एग्जांपल दिया था कि जैसे बच्चे होते हैं, फ्री टाइम में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, एंगेज्ड होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। इधर दे आर लर्निंग और दे आर क्रिएटिंग समथिंग। तो मुझे ये बात बहुत ही दिल को छू गई। पर आपने नोटिस किया होगा, जनरली सोसाइटल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं हम किसी न किसी से अलाइन हो, हम वही करें जो सेट है या हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऐसे केस में फोकस्ड कैसे रहा जाए क्रिएशन और लर्निंग की ओर? कुछ सलाह, टिप्स दे सकते हैं आप? नहीं, अभी आप देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें ये करनी चाहिए कि वास्तव में हमारी क्या चाहत है वो जानना, और अपने आप को खंगालना बहुत जरूरी है। अपने आप सर्च विद इन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कई बार लगता है कि हमारी दिल की इच्छा है, लेकिन लेटर ऑन लाइफ में पता चलता है कि ये बहुत ही कंडीशनड चीज थी, जो शायद आपकी इच्छा नहीं थी। वो बहुत सारे प्रेशर्स और बहुत सारे कंडीशनिंग की वजह से पैदा हुई थी, जिसे मैं अपनी इच्छा समझने की भूल कर रहा था। तो पहली चीज तो ये है कि आपको अपने आप को खंगालना, जांचना, परखना होगा कि आप सच में क्या चाहते हैं। और ऐसा कोई जादुई अंदर कोई तिजोरी नहीं है जहां पे ये चिट लिखी हुई पड़ी है कि आप ये करना चाहते हैं और आप ढूंढ लेंगे और वो मिल जाएगी। वो असलियत में ऐसा है कि आप जो करना चाहते हैं, आप 4 चीजें ट्राई करके देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आता है कि क्या चीज वो चाहते हैं, आप चाहते हैं। लेकिन आप एक ही चीज के पीछे पड़े रहेंगे तो वो चीज आपको समझ में नहीं आने वाली। इसलिए आपके अंदर एक बाल मन, बाल सुलभ, चाइल्ड लाइक क्वालिटी रहनी चाहिए हमेशा, जो एक बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है हर चीज को जानने की, उसको खोलने की, उसको तोड़ने की, उसको परखने की, और नया चीज सीखने की और क्रिएट करने की। तो वो बचपना, वो बाल सुलभ, वो चाइल्ड लाइक क्वालिटी को आप जिंदा रखेंगे तो शायद आपके अंदर वो, आपको पता चलता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, वो कई चीजें ट्राई करके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये कहा था। एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल से कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को इतना ज़्यादा टेम्पलेटाइज मैनर में ले लेते हैं कि हम एक्सप्लोर करना भूल जाते हैं। जैसे बच्चा होता है, वो चीज़ों को तह से पूछता है, शुरुआत से, स्क्रैच से। हम मान लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी ही होगी, और शायद वहाँ पे हमारी लर्निंग स्लो हो जाती है, क्रिएटिविटी डाउन हो जाती है, और जो चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड हैं, हम उस वाले मोड में चले जाते हैं। तो आई थिंक बिल्कुल, yeah, एकदम so सही I think कहा। that is, I think we all need to believe in that child within us, and believe in that energy. Okay. राजेश जी, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैं ही नहीं, मैंने इनफैक्ट जब ऑडियंस क्वेश्चंस के लिए अपने ग्रुप में भी पूछा और अपने सहयोगी ग्रुप से भी पूछा, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि उन्होंने आपका काम काफ़ी फॉलो किया, आपको देखा है, और खुश थे वो लोग, क्योंकि आप थिएटर से भी बहुत जुड़े रहे हैं। तो
हम लेकिन पूछना चाह रहे हैं कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स और काफी सफल प्रोजेक्ट्स किए आपने, आपका फेवरेट कौन सा है, बोथ एज एन एक्टर भी और एज एन ऑडियंस, जब आपने देखा कि अरे यार ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा? देखिए मैं तो मुझे जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं मैंने अब तक, सबसे कुछ ना कुछ मिला ही है, और सब में कुछ ना कुछ मुझे सीखने को भी मिला है, और तरह से भी हासिल हुआ है, और अलग तरह की जो क्रिएटिव कोलैबोरेशंस बने हैं। तो हर प्रोजेक्ट से मेरा उसी तरह का नाता है, इस तरह जैसे वो आप अपने सारे बच्चों में आप किसको फेवरेट कहें। लेकिन एक जैसे वन ऑफ माय वर्क है सिलेक्शन डे, जिसको थोड़ा कम लोगों ने देखा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो लोग देखें, जिससे मैं काफी मुझे लगता है कि मेरा वो अलग तरह का काम है। सिलेक्शन डे या सिद्धार्थ जो मेरी फिल्म है, जिसने मेरे को एक तरह से एज एन एक्टर रिवाइव किया, तो सिद्धार्थ और सिलेक्शन डे मैं कहूंगा। ओके, सिलेक्शन डे मुझे तो राजेश जी बहुत पसंद आया। मैंने तो देखी है, और मैं तो इनफैक्ट आपसे पूछ ही रहा था कि अगर उसका कोई पार्ट 2 आए। मैंने एग्जैक्टली वही पिकअप ही किया, क्योंकि मुझे मतलब वो एक ऐसी चीज थी जो मुझे लगता है कि जुनूनी थी, जो रोल था कि जी आप अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं और कुछ कर गुजरना चाहते हैं, आपकी पूरी लाइफ उसी के अराउंड घूम रही थी। तो वो रोल बहुत ही डिस्टिंक्ट था और बहुत ही क्लियरली कार्व्ड आउट था। हम चाहेंगे वो वैसे। काफी मतलब मेरे से अलग था, जिस तरह का मैं हूं। मतलब मेरे पिताजी कभी ऐसे नहीं थे मेरे साथ, और ना मैं अपने बेटे के साथ वैसा हूं। तो ओके, ना एक पुत्र के तौर पे मुझे वैसा पिता मिला, और ना मेरे पुत्र को वैसा पिता मिला। तो मेरे लिए ये काफी डिफरेंट था। मेरे लिए पेरेंटिंग और फादरहुड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसमें फिर भी एक एसेंस है जिससे मैं आइडेंटिफाई करता हूं, जो वो अपने बच्चों का वेल विशर है। और अब वो किस हद तक है और किस तरीके से करता है, उसके प्रोसेस पे हम बात कर सकते हैं, जिससे हम जुदा महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन एज एन एक्टर यही चैलेंज होता है, और हमारे अंदर हर किस्म के एस्पेक्ट होते हैं। एज एन एक्टर आपको उसको टैप करना, यू हैव टू टैप दैट अनटच्ड एस्पेक्ट ऑफ योर्स। तो शायद मेरे अंदर एक मोहन कुमार भी है, जो कहीं कोने में छिपा बैठा है, जिसको मैंने निकाल के लाने की कोशिश की उसके जरिए। तो मुझे वो बड़ा इंटरेस्ट, मतलब काम ऐसा है जो मुझे काफी चैलेंजिंग था, और मुझे वो काफी मजेदार लगा, करके भी मजा आया। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ पूरे टाइम सिलेक्शन डे देखते वक्त कि आप उस तरह की पेरेंटिंग में बिलीव नहीं करते। एक वक्त ऐसा था कि वो कैरेक्टर में थोड़ा सा नफरत भी हो रही थी उस कैरेक्टर से, कि जी जी। इतना जिद्दी कौन हो सकता है, इतना अड़ियल कौन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो शेड्स आ रहे थे कि शायद आप उस फिलॉसफी में बिलीव करते होंगे। नहीं, एज एन अगर आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो उसकी फिलोसफी, उसकी आइडियोलॉजीज, उसकी थिंकिंग, उसका मेंटल फैब्रिक आपको पकड़ना पड़ेगा। जी, तो वो आपको उतना ही कन्विंस होना पड़ेगा उस चीज के लिए। वो तभी आप अभिनय कन्विंसिंगली कर सकते हैं। उसकी विचारधारा को अपनाना होगा, तो वो विचारधारा अभिनय करते वक्त ही अपनाएंगे आप। और आप जब आप अपने आप में अभिनेता और चरित्र के बीच का फर्क जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको समझ में आने लगती हैं चीजें कि क्या मुझसे जुदा है, क्या मेरे जैसा है। और फिर आपको वो प्ले करने में और उसको निकाल के लाने में आसानी होती है शायद। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स के चरित्र चित्रण जो है, अगर हम उसको अच्छे से समझे नहीं, तो हम वो कैरेक्टर की डिमांड्स या जो भी एक्सपेक्टेशंस है उसमें भी खरे नहीं उतर सकते। तो कहीं ना कहीं वो एक बिल्डअप का प्रोसेस होता है। हर किसी की अपनी मोटिवेशन होती है, कोई मेथड एक्टिंग फॉलो करता है, कोई पास्ट इमोशन से डिराइव करता है वो चीजें, कोई रियलिस्टिकली उस चीज को कुछ करके एट द मोमेंट करता है। बट लेकिन अगर आप वो चीज नहीं उतारेंगे, तो कहीं ना कहीं वो नेचुरल, ये कह सकते हैं कि नेचुरल चीज नजर नहीं आएगी आपकी एक्टिंग में। लगेगा कि यू आर ट्राइंग टू बी समथिंग विच यू आर डेफिनेटली नॉट। तो सिलेक्शन डे में तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, आपको देख के इट वाज वेरी नेचुरल।
हाँ, थैंक यू। और और कई बार ऐसे कैरेक्टर्स करने में ज्यादा चैलेंजिंग और मजेदार रहता है प्रोसेस, अगर वो कैरेक्टर पूरा ब्लैक एंड व्हाइट ना हो, है ना, ग्रे शेड हो, कि आपको समझ में नहीं आता इसे पसंद किया जाए कि इसे नापसंद किया जाए, और ये सही है कि नहीं है, ये जस्टिफाइड है कि नहीं जस्टिफाइड है, ये एक एज पे रहता है कैरेक्टर। तो उसमें थोड़ा सा लगता है कि आपको एज एन एक्टर वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। I agree with you, and I think that's the way to approach acting. One of the ways is self consciousness and self awareness. True. बिल्कुल, क्योंकि एक्टिंग एक्टिंग की जो क्या कहते हैं, स्टानिस्लावस्की को हम सबसे मेथड एक्टिंग की शुरुआत और एक तरह से मॉडर्न एक्टिंग, मॉडर्न रियलिस्टिक एक्टिंग की क्या का भीष्म पितामह मानते हैं, उनको हम पैट्रियार्क ऑफ एक्टिंग कह सकते हैं। तो उन्होंने भी जो एक्टिंग का जो ख्याल उनके दिमाग में आया वो साइकोलॉजी के थ्रू ही आया, है ना। तो उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट जो था, एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था जो डॉग एंड बेल एक्सपेरिमेंट है, बड़ा फेमस, जो इवान पावलोव आई थिंक उनका नाम था। उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था कि एक कुत्ते को खाना देते थे वो, और खाना देने से पहले घंटी बजाते थे, और रोज ये प्रोसेस वो कंटिन्यूअसली करते थे कि घंटी बजाएंगे और कुत्ते को खाना देंगे। तो कुछ वक्त बाद कुत्ते ने ये एसोसिएशन बनाया कि घंटी बजने का मतलब खाना मिलना है। तो ये कंडीशनिंग की गई उस डॉग के साथ। उसके बाद जब वो सिर्फ घंटी बजाते थे तभी कुत्ते के लार टपकने लगती थी। मतलब ये कि रियल स्टिमुलेंट ना हो, खाना नहीं है, उसके बाद भी रिएक्शन रियल है, रिएक्शन फिजियोलॉजिकल है, लार का टपकना विच इज रियल। और ये स्टानिस्लावस्की का आधार बना कि रियल स्टिमुलेंट ना हो, चाहे खाना ना हो, लेकिन बेल के साथ ही कंडीशनिंग इतनी की जा सकती है कि रिएक्शन रियल निकले। सही बात। तो इस सारा का आधार ही नई एक्टिंग का आधार ही वो है। आप हमें ये हमेशा समझना पड़ेगा कि कोई भी कला अगर पैदा हो रही है तो वो किस काल में पैदा हो रही है, उस वक्त सारी सब्जेक्ट्स में क्या काम हो रहा था, समझ रहे हैं आप। ये वही दौर है जिस दौर में सेल्फ की बात होना शुरू हुआ, फ्री विल की बात होनी शुरू हुई। ये वही दौर है जिस वक्त डायरी लिखना शुरू हुआ। ये वही दौर है जब पेंटिंग में पर्सपेक्टिव आया, 2 डायमेंशनल नहीं रही। समझ रहे हैं आप। तो ये हर चीज आपको केंद्र बिंदु बनाती है सेल्फ को, और तब रियलिज्म निकलता है। सही बात जी। इसी बात पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कुछ हम आपके फेमस या फिर आपके जो चहेते डायलॉग्स हैं कुछ सुन सकते हैं, या कोई आपकी पोइट्री जो आपने कुछ अगर नहीं मैं कोई पोएट्री सुना देता हूँ आपको। डायलॉग्स तो मुझे याद ही नहीं रहते। डायलॉग्स मेरे उस तरह से हैं जैसे हम एग्जाम देके आते हैं उसके बाद भूल जाते हैं ना क्या पढ़ाई की थी। उस तरह से डायलॉग्स हैं। तो पोएट्री सुना देता हूँ, क्योंकि पोएट्री मेरा एग्जाम नहीं है। पोएट्री एकमात्र ऐसी चीज है जो मैं पूरा दिल मतलब प्रोफेशन उसमें कहीं नहीं जुड़ा हुआ है, और वो प्यार ताल्लुक रखती है। तो मैं एक पोएट्री अक्सर सुनाता रहता हूँ। वो सुनाता हूँ कि ये एक मतलब ब्रेकअप के बाद, एक विछोह के बाद की है, वियोग पे है ये, कि हम साथ आए एक कहानी बनी, हम साथ आए एक कहानी बनी, हम दोनों अलग हुए 3 कहानियां बनी। एक तेरी कहानी जो तुझे समझ आई, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आई, और एक तीसरी अनकही कहानी
जो बात कर लेते जरा तो दोनों को समझ आ जाती। बहुत खूब, ये एक छोटी सी बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही बड़ा भाव छिपा है इसमें। शायद हम लोग ये नहीं करते हैं कई बार, और कितने रिश्ते बदल जाते हैं, सिर्फ जी। एक दूसरे की कहानी नहीं समझते और अपनी-अपनी कहानियों में ही उलझे रहते हैं। कई बार अ, बातों से चला जा सकता है सुलझाव की तरफ, मेरा ये बहुत मानना है। बचपन से ही ने ओशो पढ़ा, जे कृष्णमूर्ति उनके बाद पढ़ा, और मुझे वो हमेशा कहते थे कि संवाद से सत्य तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन संवाद हो, विवाद ना हो। तो संवाद से सत्य तक पहुंचने की पहल हो सकती है, लेकिन संवाद करने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है कि जो एक पॉजिटिव संवाद कर पाए लंबी देर तक, लंबी देर तक। अपने चीजों को, पर्सनल बातों को बीच में लाए हुए एक ऑब्जेक्टिवली, तो संवाद से सत्य तक पहुंचा जा सकता है। मैं कुछ ऑडियंस क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा जो लोगों ने भेजे हैं। और पहला क्वेश्चन, आपने अभी पोइट्री सुनाई, उसी से संबंधित है कुछ हद तक। तो पहला क्वेश्चन उषा राव का है। नमस्कार राजेश जी, आप एक अभिनेता हैं, एक लेखक हैं और एक कवि भी हैं। तो आई वांटेड टू आस्क यू कि विच ऑफ दीज इज द क्लोजेस्ट टू योर हार्ट। और आपके एक टॉक शो में मैंने आपको कहते हुए सुना था कि शुरू में आप काफी शाई थे। तो हैज योर राइटिंग हेल्प्ड यू ओवरकम योर शाइनेस? देखो उषा जी, मैं तो यही कहूंगा कि ये तीनों ही मेरे अंग हैं। मतलब जो कहते हैं ना, मेरे दे आर लाइक माय लिम्ब्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हाथ प्रिय है कि नाक प्रिय है, वो सभी प्रिय हैं, और सभी में मैं एक अलग अलग एक्सप्रेशन ढूंढता हूँ। जो एक्टिंग में पूरी बात कोई कह नहीं पाता, मेरा पूरा अपना अंदर का पूरा भाव निकल नहीं पाता, तो मुझे लगता है कि मैं कविता के जरिए कह लूं, कुछ लिख के कह लूं, कुछ निर्देशित करके कह लूं, तो वो अपने आप को पूरा एक्सप्रेशन कि दुनिया मुझे जो दे रही है उससे मैं क्या रिफ्लेक्ट करूं, वो रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड इज थ्रू एक्टिंग, पोएट्री, राइटिंग, डायरेक्शन, सारी चीजें उनके थ्रू मैं उनको एक्सप्रेस करना चाहता हूं। तो वो एक से पूरा नहीं हो पाता, इसलिए मुझे अलग अलग माध्यम की जरूरत पड़ती है, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा, उन्होंने क्या कहा कि मैं शाइनेस ओवरकम करने के लिए, मैं शाइनेस से ओवरकम नहीं हुआ हूं, और ये शायद उन्होंने कहीं अलग तरह से पढ़ लिया या सुन लिया। मैं अभिनय, एक्टिंग एक ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा शाइनेस से निकलने की थोड़ी सहायता हो सकती है, लेकिन शाइनेस कहीं भी नहीं है पूरी तरह से। आई एम मतलब वो, मैं थोड़ा ऑकवर्ड और शाई हूँ, जो मैं ताउम्र रहूंगा, मुझे लगता है। अगर अभी तक नहीं हुआ ठीक, तो आगे क्या ठीक कहूंगा। तो मेरी ऑकवर्डनेस और शाइनेस मुझे अकेले में बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, अच्छा। क्योंकि मैं सोशल गैदरिंग्स में मैं ऑकवर्ड और शाई रह पाता हूँ, तो मैं उससे भाग जाता हूँ कई दफा, और अकेलेपन में मैं फिर उसको ओवरकम करने के लिए जो कुछ भी करता हूँ वो मेरे काम आए ही हैं, और कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर वंस अगेन। बिल्कुल। अम, अ, सभी अभिव्यक्ति के माध्यम है, और मुझे लगता है कि हर माध्यम की जरूरत पड़ती है। आप कई बार एक से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो मुझे तो लगता है अगेन हाँ, मतलब आपके अंदर अगर अर्ज है कुछ एक्सप्रेस करने की, तो हाँ, मतलब बहुत से लोग हैं जिनको कुछ अर्ज नहीं है एक्सप्रेस करने की। दे जस्ट वांट टू गेट फ्रॉम लाइफ, दे डोंट वांट टू रिफ्लेक्ट एंड गिव इट बैक। सही बात है ना? कोई भी भाव वो रिएक्ट ही नहीं करते, दे जस्ट वांट टू मतलब कंज्यूम लाइफ ओनली। है ना? अब उसमें अगर आपको रिफ्लेक्ट करने की चाहत है, आपको वापस कुछ देने की चाहत है जो आपने पाया हो अपनी सराउंडिंग्स से, तो आपको एक्सप्रेस करने के लिए कई जरिए ढूंढने पड़ेंगे। राजेश जी, अगला क्वेश्चन अमित अग्रवाल का है। हेलो राजेश सर, अमित अग्रवाल हियर फ्रॉम जयपुर। आपका बड़ा फ़ैन हूँ, आपको हरजाज चौरसी की माँ के डे से फॉलो कर रहा हूँ। वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड सर, फॉर एनी थिएटर एक्टर इट्स अ बिग स्ट्रगल to get a good role, but
अभी OTT मीडिया आने के बाद में what are your tips for a theater actor to get casted and land up a good role? I think it'll be great to know you have done some fantastic roles, so yeah, learning from you. कोई ऐसा कोई अलग नहीं ढूंढ रहा होता है। आप अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो आप उस चरित्र को कितने अच्छे से निभा सकते हैं ये तय करते हैं। और हाँ, आपका लुक्स भी मैटर करता है, और लुक्स मैटर करता है इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि गुड लुकिंग होना और बैड लुकिंग होने या नॉट सो गुड लुकिंग होना की बात कर रहा हूं। आप कैसे दिखते हैं वो चरित्र से मैच करता है कि नहीं करता है ना। भाई आप यंग हैं तो आपको ओल्डर कैरेक्टर नहीं मिल सकता, ओल्ड है तो यंग कैरेक्टर नहीं मिल सकता, आप में देहातीपना अधिक दिखाई देता है तो आपको एक अर्बन क्लास का अपर क्लास का नहीं मिल सकता। मतलब लुक्स भी बहुत सारी चीजें मायने करते हैं किसी भी चरित्र को करने के लिए, सिर्फ एक्टिंग से जादू नहीं हो सकता। तो क्योंकि कोई भी निर्देशक और राइटर जो होता है उसके जहन में एक चरित्र का दिमाग भी होता है, चरित्र का दिल भी होता है, चरित्र का चेहरा भी होता है, चेहरा मोहरा कदकाठी भी होती है उसके जहन में, तो वो उसको भी देखते हैं। रूपरेखा तो रहती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी एक्टिंग ही आपको कोई चरित्र दिलवा सकती है, बहुत सारी चीजों का सही खांचे पे बैठने पे वो काम होता है। ओके, तो मोर और लेस हम लोग को मतलब ऑफ कोर्स किरदार को अच्छे से समझना है, जैसे हम बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए करते हैं, ओटीटी के लिए कोई खास अलग नहीं है। और बाकी फिर कुछ चीजें आपकी पर्सनालिटी कैसी है, फिट बैठती है, उस पर्टिकुलर सूटेबल है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई ये एक्टर ओटीटी के लिए बना है, ये एक्टर फिल्म के लिए बना है, ये एक्टर सीरियल के लिए बना है। वो आपकी इच्छा है कि आप किसमें ज्यादा ट्राई कर रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि वो खाली सीरियल करना चाहते हैं, तो वो सीरियल की में जो चल रहा है उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ फिल्में करूं, तो वो फिल्म में जो जो डिमांड होती है उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में नया आज जो आया है उसमें जिस तरह के चरित्र होते हैं उस तरह से अपने आप को तैयार करूं, तो वो उस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं। और बहुत से लोग हमारे जैसे होते हैं जो सिर्फ एक्टिंग के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश करते हैं, जहां पे भी फिट हो जाए ठीक है, नहीं हो जाए ठीक है। अगला क्वेश्चन राजेश जी आयुषी मल्होत्रा का है। Hi Rajesh sir. Sir, as an actor, do you feel that different formats require different kind of preparations for the role? Also, is there any daily riyaz that we need to do? समझ रहे हैं आप। एक सीरियल के लिए अगर आप कोई चरित्र कर रहे होते हैं तो सीरियल में आप देखिए कि वो डेली आता है और 500 एपिसोड में जाके कहानी खिसकती है चरित्र की जिंदगी के साल 2 साल। तो उसमें हर एपिसोड में बदलाव बहुत ही कम हो रहे हैं अगर आप उस फॉर्मेट को समझने की कोशिश करें। समझ रहे हैं आप। तो उसमें कैरेक्टर की जर्नी इतनी प्लान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जर्नी स्लोली मिल जाएगी आपको। उसमें कैरेक्टराइजेशन ही आप एक बार ठीक से पकड़ लो, क्योंकि कैरेक्टर में बहुत सारा बदलाव बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है। और वही फिल्म में आप 2.5 घंटे की फिल्म के अंदर अंदर आपका चरित्र पैदा होने से मरने तक पहुंच सकता है। बहुत लंबी जर्नी होती है अक्सर, समझ रहे हैं। तो उसमें कैरेक्टर की जर्नी के ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में देखें तो वो शायद सीरियल और फिल्म के बीच की चीज है। फिल्म के ज्यादा करीब है, सीरियल से थोड़ा दूर है, लेकिन वो सीरियल और फिल्म के कहीं बीच में आती है। तो उसमें आपको कैरेक्टराइजेशन पे भी बहुत वर्क करना है और उसके ग्राफ को भी बनाना है, उसकी पूरी जर्नी भी प्लान करनी है। तो बेसिकली एज एन एक्टर तो ये बड़ा फर्क है। और इसका दूसरा हिस्सा जो था कि वो किस तरीके से आप रोजाना रियाज करें एज एन एक्टर। देखिए, एज एन एक्टिंग एक ऐसा काम है जो एक्टिंग इज रिएक्टिंग बोलते हैं। तो 2 लोगों की जरूरत तो मिनिमम पड़ेगी एक प्रॉपरली एक्टिंग पे काम करने के लिए। लेकिन बहरहाल अकेले में आप पढ़ सकते हैं, काम देख सकते हैं, अपनी बॉडी और वॉइस को ट्यून रख सकते हैं, क्योंकि आप
गिटार बजाते हैं तो गिटार की रोज सफाई करते हैं, तारों को ट्यून करते हैं, तो उसकी देखरेख करते हैं। जिस तरह से आपका बॉडी इंस्ट्रूमेंट है, बॉडी एंड वॉइस आपका इंस्ट्रूमेंट है, तो आप उसका ख्याल रखें और बॉडी एंड वॉइस को आप ट्यून रखें, अपने रिफ्लेक्सेस को ट्यून रखें, अपने इम्पल्सेस को ट्यून रखें। आप इस तरह के काम कर सकते हैं। आप रोजाना पढ़ सकते हैं, याद करने की आदत डालें, क्योंकि एक्टिंग में याद करने की आदत बहुत जरूरी है। जब आप कोई भी प्रोफेशनल काम करते हैं तो आपका याद करना बहुत बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे एक्टर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो याद ही करते रह जाते हैं दिमाग में। तो याददाश्त आपकी अच्छी रखना, आपको डायलॉग्स याद करने की आदत बहुत अच्छे से होना। तो रोजाना एक डायलॉग याद करें, उसका अभ्यास करें, तो वो आपको एज एन एक्टर बहुत कॉन्फिडेंस देगा। थैंक यू सर फॉर दैट इनपुट। आपने बोला कि रियाज के लिए जनरली एक्टिंग इज रिएक्टिंग, तो एक और किरदार की जरूरत पड़ती है, आप उसके साथ अच्छा कर सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है। हेलो राजेश सर, मेरा नाम साहिल है। मेरा सवाल ये था कि जब आप किसी को एक्टर के साथ सीन कर रहे होते हैं तो थोड़ी हेल्प हो जाती है सीन करने में, लेकिन मोनोलॉग में हिंट नहीं मिल पाते हैं, तो इसके लिए आप कुछ सजेशंस दे सकते हैं क्या? एक्चुअली मोनोलॉग मतलब यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, तो वो दूसरा चरित्र भी आप ही हो। जैसे हम कई बार लाउड थिंकिंग करते हैं अकेले बैठ के, अरे यार मैं वहां गया नहीं, फिर वो किया, तो आज मैं ये कर लेता तो अच्छा रहता है ना, मेरे को उसने ये बोला, साले को मुझे ये जवाब देना चाहिए था पलट के, अब दिमाग में आ रहा है, उस समय क्यों नहीं आया, है ना। इस तरह से मैं लाउड थिंकिंग करता हूं, तो आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ ना। तो मोनोलॉग में यू ऑलवेज हैव टू थिंक दैट यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, मतलब आप अपने ये डबल रोल को साथ में बैठाइए। आमतौर पे तो मोनोलॉग्स ऐसे ही होते हैं। तो इट्स नॉट वो, इसमें इमेजिनरी खुद से बात कीजिए आप। मैं कई बार इमेजिन करता हूँ जी कुछ प्लेज मैंने देखे हैं जो कि कम्प्लीटली मोनोलॉग है, सिंगल एक्टर ड्रिवन है। तो मेरे दिमाग में ये चीज आती है कि कितना मुश्किल रहता होगा पूरे प्ले का वेट कैरी करना, बिकॉज आपकी पूरे टाइम आपको इन कैरेक्टर रहना पड़ता है, अलग अलग शेड्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, रिएक्ट करना पड़ता है, एंड ऑफकोर्स इतने सारे डायलॉग्स याद रखने पड़ते हैं। सो इट्स अ चैलेंजिंग टास्क एक्चुअली। मोनोलॉग्स करना इतना आसान नहीं है। लोग समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं करना है आपको ये नहीं देखना है कि सामने वाले की गलती हुई नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है दैट इटसेल्फ इज समथिंग यू हैव टू स्टिल अचीव, मे बी अ बेंचमार्क इन मोनोलॉग्स। देखिए, चाहे मोनोलॉग हो, चाहे डायलॉग हो, चाहे बहुत सारे लोगों के साथ हो, आप एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं, उस इमेजिनरी बबल में आप जाते हैं। उस नई दुनिया में आपको सच्चाई से जीना है। चैलेंज हमेशा वही है, उसको ऐसे अलग अलग जॉनरा में और वैसे डिवाइड नहीं करना चाहिए। बेसिक रूल ऑफ एक्टिंग रिमेन सेम, है ना। जी मैं आखिरी प्रश्न लेना चाहूंगा ऑडियंस का, और वो है श्वेता दास का। हेलो राजेश सर, श्वेता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपने सलाह दी है, बट मोस्ट ऑफ अस आर वेरी इम्पल्सिव एंड फेलियर अफेक्ट्स अस मोर देन सक्सेस। सो इन इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए? नहीं, मैंने शायद वो जिक्र किया था कि एजुकेशन रियली में क्या होता है कि अगर हम बच्चे को ये क्वालिटी दे पाए कि प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन एंड मैनेजिंग देयर इमोशंस, कि कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है उसको कैसे प्रोसेस करें, और इमोशंस जो जनरेट होते हैं उनको कैसे मैनेज करें या कंट्रोल करें। कंट्रोल से ज्यादा है मैनेज करना। इमोशनल मैनेजमेंट इज द राइट वर्ड, नॉट कंट्रोल में मतलब थोड़ा नेगेटिव होता है। तो मैनेज करना और वो करना, तो वही वो चीज है। अब लेकिन ये मुश्किल है, बट मेरा ये एक एक्टिंग में भी मैं उसका अपनी एक्टिंग की मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ इस तरीके से कि मेरा ये मानना है, जो बहुत सी लोगों का मानना है, कि भाई थॉट्स जनरेट इमोशंस। हम जैसा सोचते हैं वैसे इमोशन पैदा होते हैं।
ये कोई अलग चीज नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी भी स्टिमुलेंट के से थॉट भी जनरेट होता है, इमोशन भी जनरेट होता है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। थॉट से क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेंगी और इमोशन से केमिकल कुछ लोचा होगा। है वो दोनों एक ही चीज, एक ही रूप है जो इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं देता बट महसूस होता है ना। तो आप अपने थॉट्स पे वर्क करेंगे तो इमोशंस कंट्रोल हो जाएगा। आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यू आर नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल योर थॉट्स आल्सो। सो फर्स्ट यू हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स, देन यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस। इमोशंस आर नॉट आइसोलेटेड थिंग। इंपल्सिव होना ये है कि अब जैसे आपने खुद को ये एक एडजेक्टिव दे लिया कि मैं इंपल्सिव हूं, इसका मतलब आपने थॉट में कहीं ना कहीं ये मान लिया कि इंपल्सिव होना जस्टिफाइड है। आपने उस थॉट को कंट्रोल नहीं किया ना। ऐसा कुछ नहीं है, इंपल्सिव हम नहीं होते हैं। कोई भी कभी कोई इंपल्सिव नहीं होता है, कोई भी कभी कोई गुस्सा नहीं करता है, कोई गुस्सैल नहीं होता है। हम जो अफोर्ड कर सकते हैं ना वो करते हैं। वो गुस्सा जो मुझे मेरे बेटे पे आ जाता है, मेरी वाइफ पे आ जाता है, वो गुस्सा मुझे मेरे बॉस पे तो नहीं आता। उससे भी घटिया बात करता है उसके बाद भी। तो हम गुस्सा अफोर्ड कर सकता हूं ना जहां पे गुस्सा करता हूं। तो ये सारी चीजें थॉट्स से रिलेटेड है। यू हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स, देन यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस। दैट इज व्हाट आई थिंक। Agreed. And I think इनफैक्ट प्रोग्राम्स हैं आजकल तो, हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स, हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू चैनलाइज योर थॉट्स। बिकॉज आपने बहुत सही बात बोली कि हम अलग अलग इमोशनल बिहेवियर दिखाते हैं, एग्जिबिट करते हैं, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द थॉट। एंड उसमें से कुछ बिहेवियर्स हम अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ हम टॉलरेट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चैनलाइजिंग दोस थॉट्स, चैनलाइजिंग द होल थॉट प्रोसेस is something which we all need to learn the craft of, or gradually work towards. Absolutely. और एक तरीका और है कि आप खुद से बात करना सीखें। आप अपने दिमाग को एक नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, और जब भी वो, ये एक तरीका बता रहा हूं मैं, एक हैक है कि हाँ, कि मैंने मेरे दिमाग का एक कोई नाम दे रखा है, तो वो कुछ कहता है तो मैं उससे बात कर लेता हूँ। अच्छा, ये बात तू ठीक कह रहा है और ये बात तू नहीं कर रहा है। ये फिर मोनोलॉग की तरह होगी बात। सो यू कैन नेम योर माइंड, यू कैन नेम योर ब्रेन, माइंड, कि ये नाम रख रहा हूं मैं मेरे मन का, और उस मन से बातचीत कीजिए आप। तो जैसे ही आप उसका नाम देंगे वैसे ही आप अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। तो मैं कौन हूं? मैं वो दिमाग हूं या मैं उस दिमाग से बात करने वाला व्यक्ति हूं? ये सोचने की बात है। जैसे एक्टिंग करते वक्त मैं क्या वो चरित्र हूं या मैं वो व्यक्ति हूं जो उस चरित्र को कह रहा है कि आगे उस मार्ग पे जाके खड़ा होना है और ये लाइट लेनी है और अभी इसको थप्पड़ मारना है को एक्टर को, लेकिन उसको जोर से लगना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो चरित्र है वो जोर से जान ले लेना चाहता है उसकी, लेकिन एट द सेम टाइम मैं हूं जो अभिनेता, वो सेम टाइम उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि रियल भी लगना है थप्पड़ और मारना भी नहीं है और सच्चा भी लगना है। तो ये जो ड्युअलिटी, ये जो एक साथ चल रहा है ना, वो लाइफ में भी तो होता है कि मैं कौन हूं और मेरा चरित्र कौन है, उससे बातचीत होनी चाहिए। जिस तरह से मैं अभिनय में अपने चरित्र को कंट्रोल कर पाता हूं, वैसे अपनी जिंदगी में अपने मन को भी तो कर पाना चाहिए। बिल्कुल। उसको मार्ग पे ले जाना आता है ना मुझे, या कोशिश होनी चाहिए। ये कई लोग मुझे लगता है विचार आपका बिल्कुल सही है। हम चक्कर है कि इन चीजों को आइसोलेट नहीं कर पाते। मैंने देखा है बहुत लोग कागज पे लिख लेते हैं, कोई सिचुएशन में फंसे होते हैं, करना है नहीं करना है, दोनों के मेरिट्स डीमेरिट्स कंपेयर करते हैं, प्रोस एंड कॉन्स बना लिए। हाँ, बेसिकली। तो अगर हम मन से भी बात करें या
हम उस सिचुएशन से आई थिंक जल्दी उसका समाधान ढूंढ लेंगे, या फिर एटलीस्ट हमें रास्ता पता लग जाएगा कि दिस इज द राइट वे टू गो, एंड तब हमें लगेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, कौन सी फीलिंग ज्यादा हावी है हम पे, शायद वो चीज अच्छे से हम समझ पाएंगे। मुझे लगता है पहली सीढ़ी है कि ये अवेयरनेस होना कि ये जो इमोशंस और जो थॉट्स है ना, वो मैं नहीं हूं, वो मेरा हिस्सा है। दे आर जस्ट पार्ट ऑफ मी, दैट इज नॉट मी, होल मी। तो फिर मैं उसको एक अलग करके उसको उसके साथ कुछ काट छाट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं उसी में डूब गया हूं तो फिर तो काट छाट करना नहीं हो सकता ना। मैं खुद को कैसे काट लूंगा, खुद का डाइसेक्शन नहीं कर सकता ना। So while we can get into the skin of the character, it is also important कि we keep a boundary line. एक isolation भी होना चाहिए, because तब हमारा better control होगा ही। कोई कैसे बन सकता है दूसरा? अगर कोई दूसरा कैरेक्टर बन गया है तो वो एक साइकोलॉजिकल बीमारी में है, वो पागल हो चुका है, उसको इलाज की जरूरत है। राजेश जी, प्रश्न इतने ही थे हमारे पास, और आइडिया यही था कि हम थोड़ा किरदारों को और अच्छे से समझें, थोड़ा डीप में जाएं, और मुझे लगा कि हमने सारे पॉइंट्स कवर किए। हमने थॉट प्रोसेस, इमोशंस, सेल्फ अवेयरनेस, अध्यात्म, सब कुछ पे चर्चा की। नहीं, मुझे ये अध्यात्म ने एक जाते जाते इतना से कहना चाहता हूँ, इसको अध्यात्म कह देंगे ना तो आप इससे भागने लगेंगे। ये अध्यात्म नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज है। इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ। मैं कोई हिमालय की कंदराओं में जाने की बात थोड़ी कर रहा हूँ। एज एन एक्टर जो करता हूँ, मैं एज ए पर्सन करना चाह रहा हूँ। सिर्फ सलाह यही दे रहा हूं ना कि आप एक्टर के तौर पे वो चीज कर पाते हो, तो पर्सन के तौर पे वो चीज क्यों नहीं कर पा रहे? एंड आई थिंक ये सारी थ्योरीज एनीवेज ह्यूमन बिहेवियर से एसोसिएटेड है। तो व्हाइल यू आर लिविंग इन द सोसाइटी, दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिज्म और वो नथिंग टू डू विद दैट। मेरी माताजी ने बहुत अच्छी बात कहती थी मुझे हमेशा कि अपनी जिंदगी के उपन्यास के नायक मत बनना, अपनी जिंदगी के उपन्यास के लेखक बनना। अच्छा, नायक होगा जो भावनाओं में खोया रहेगा, लेकिन लेखक होगा जो कहेगा कि नहीं बेटा, अभी तेरे को मर्डर नहीं करना है, तेरे को पढ़ाई करनी है। तो आप अपना लेखन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? तो इट्स लाइक कॉस्मेटिक सर्जरी ऑफ योर थॉट्स। उन्हें खूबसूरत बनाइए। हम आगे आपको बहुत सारे कामों के में देखना चाहेंगे। बहुत ही चैलेंजिंग रोल्स आपने किए हैं, और हमें इतना पूरा यकीन आप और भी ज्यादा चैलेंजिंग करेंगे। आपने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स चुनी है। माय बेस्ट विशेस फ्रॉम द बिहाफ ऑफ सो मेनी अदर्स हु लव वाचिंग यू, हु आर योर बिग फैंस। थैंक यू वेरी मच गौरव एंड योर ग्रुप, एंड जिन जिन लोगों ने सवाल पूछा और उन्होंने जरूर मेरा काम देखा और इतनी बातें सुन के इतना अच्छे से पूछा, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, टेक केयर।